नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक की एक और वीडियो आ गई है जिसका टाइटल है दिल्ली में धमाका, भारत के खिलाफ साजिश। तो भारत के खिलाफ तो ये साजिश थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर आरजे रौनक कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो देखते हैं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तो उस पर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई निकल के आ रही हैं, उसमें बहुत सारे इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है। तो अभी किस लेवल तक बात पहुंची है ये इस वीडियो में आरजे रौनक बताएंगे। बाकी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, जैसे एनआईए वगैरह की या जो एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उनकी स्टेटमेंट आती है तो वो भी हम अब देखेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ी अपडेट आ रही है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड उमर एंड टाइम में अपनी खुफिया एजेंसी से भागने की कोशिश में था। सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने के डर से संदिग्ध उमर ने अधूरी और गलत तरीके से बनी आईडी को हटाने की कोशिश की और उसी दौरान अचानक हड़बड़ी में उससे धमाका हो गया। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जितना बड़ा धमाका इन लोगों ने प्लान किया था वो हो नहीं पाया, बल्कि उसके खुद के डर की वजह से इस धमाके का पूरा पोटेंशियल भी खुलकर नहीं आ पाया, क्योंकि उमर के पास जरूरी इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। फरीदाबाद तक सख्ती बढ़ी है और इस मॉड्यूल के सभी साथी पकड़े गए हैं। असली सनसनी तब आई जब सोशल मीडिया पर खुलासा हुआ कि इस धमाके से जुड़े डॉक्टरों का संबंध हरियाणा के अल-फलाह अस्पताल से है, जिसमें ताज्जुब यह है कि 40% डॉक्टर कश्मीर से आते हैं। इस असामान्य हायरिंग पैटर्न ने जांच को नई दिशा दी है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है? फिलहाल तो यहां पूरा सिस्टम अलर्ट है, हर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह घटना डराती है। This entire conspiracy would not have been hatched. Pakistan wouldn't have been able to indoctrinate these doctors but for the help of a Maulvi or cleric based in Srinagar. They're not helpless destitutes. They're not uneducated. In fact, they are the opposite. All three of the suspects are doctors. White collar jihad, yes, ladies and gentlemen, white collar jihad is not a fragment of anyone's imagination, it's a reality of contemporary India. Look at the education of these white collar jihadis, these Islamist terrorists. पर दोस्तों, क्या इस अटैक का कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ा है? उस पर आने से पहले 10 नवंबर 2025 पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में एक फाइल घूमती है। उस फाइल में एक ऐसा कानून था जो आने वाले टाइम में पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। उसी दिन शाम को भारत में दिल्ली के अंदर धमाके हो जाते हैं। इन धमाकों की जांच अभी चल ही रही है, लेकिन एक चीज जिसकी जड़ में आतंकवाद है, उसके कई सारे राज उसी फाइल में छिपे थे जो पाकिस्तानी गलियारों में घूम रही थी। उस फाइल में पाकिस्तान का संविधान बदलने की शक्ति थी। पाकिस्तान का वो 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक शख्स को पूरे पाकिस्तान का लीगल तानाशाह बनाने वाला था। उस शख्स का नाम है आसिम मुनीर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बनाने के लिए यह 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू करवाया। इस अमेंडमेंट के तहत उसे कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का पद दिया जाएगा, जो तीनों सेनाओं की सबसे बड़ी कमान होती है। इस कानून से आसिम मुनीर को अनप्रेसिडेंटेड पावर्स मिली, जिसमें वो पूरी जिंदगी स्पेशल राइट्स और कानूनी छूट पाएगा। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। उसे तीनों फोर्सेस की एक इंटीग्रेटेड कमान का राइट और न्यूक्लियर सेनाओं की डिप्लॉयमेंट करने का भी राइट मिलेगा। यह अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास में एक बड़ा कदम है, जो सेना प्रमुख को लगभग पूरा अधिकार दे देता है कि वो सिविक इंस्टीट्यूशन और जुडिशरी पर सेना का दबदबा बढ़ाए। सीधी बात यह है कि अब आसिम मुनीर पाकिस्तान के पीएम से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, जिसका एक एग्जांपल हमने दिल्ली में देखा। पाकिस्तान अब सीधे हमें उस 2.5 फ्रंट वॉर की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिसका भारत को हमेशा से डर था। देश के सामने अब केवल फ्रंटियर वॉर या अलगाववादी आंदोलन ही नहीं, बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी खतरा है। वो 2.5 फ्रंट वॉर जहां भारत को फंसाने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई लगातार अपने मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रही है। यही मॉड्यूल्स देश के कुछ इलाकों में एक इकोसिस्टम बनाकर रह रहे हैं। यही भारत में वो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं जिन्हें आम भाषा में मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। ये ऐसे इलाके हैं जहां असामाजिक तत्व, आतंकवादी और अलगाववादी गुट एक्टिव है, जो नेशनल यूनिटी के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल ये है कि ये 2.5 फ्रंट वॉर कितना ताकतवर हो चुका है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल पकड़े गए आतंकवादियों के प्रोफेशन को देखकर ही पता चलता है। डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में रहने वाले इन लोगों ने केमिकल वॉरफेयर से लेकर जैश ए मोहम्मद के वुमेन विंग का रिक्रूटमेंट करने तक के काम किए हैं। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की वुमेन विंग के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए चुनी गई थी। यही वो 2.5 फ्रंट वॉर है जो भारत को अंदर से खोखला करने की तैयारी में है। भारत अब इसी 2.5 फ्रंट वॉर की कंडीशन का सामना कर रहा है, जहां बाहरी सीमाओं पर पड़ोसी देशों के साथ मिलिट्री टेंशन के अलावा देश के इंटरनल हिस्सों में भी इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, जो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए चुनौती है। इस स्थिति ने देश की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को और अधिक कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन भारत की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है।
करीब 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर जनता की सतर्कता की कमी होती है। फरीदाबाद की घटना, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति महीनों तक इलाके में एक्टिव रहा, लेकिन किसी ने उसे परिचित या इलाके का जानने वाला नहीं समझा, किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि सुरक्षा केवल एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की अवेयरनेस और चौकसी पर भी निर्भर करती है। जनता की अटेंटिवनेस बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है, ताकि नागरिक जो संदिग्ध गतिविधि है, अगर किसी इंसान पर या किसी एक्टिविटी पर डाउट हो तो उसे पहचान कर टाइम रहते सूचित कर सके एजेंसीज को। लेकिन बात यह है कि हमारे देश के अंदर ही कितने ऐसे लोग हैं जो आसपास का हिसाब रखते हैं। बताओ, आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में कौन रहता है आपको पता है? ऐसे कितने सारे लोगों को, और खासकर इलाके के बुजुर्गों को, जो मोहल्ले में आए हर नए आदमी की जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में ये अटेंटिव और अवेयर रहने वाली बात कहां तक हमारी पब्लिक के मन में बैठेगी, ये भी बड़ा सवाल है। आप ही कमेंट करके बताइए कि आपको पता है आपके आस पड़ोस में कौन रहता है, कौन नया व्यक्ति आया है, कौन पुराना व्यक्ति गया है, बताइए, कमेंट करना। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करीब 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। इसके साथ ही 1,625 किलोग्राम जिलेटिन छड़ें और 2,325 से अधिक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी पुलिस के हाथ लगे। ये मात्रा इतनी भयंकर है कि इसे लेकर लोग 2020 के लेबनान के बेरूट विस्फोट की याद कर रहे हैं, जहां लगभग 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट के कारण भारी तबाही मची थी। पश्चिम बंगाल में जब्त की गई अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा लेबनान के विस्फोट की तुलना में भले कम हो, पर इतनी मात्रा में विस्फोटक रखने और तस्करी के प्रयास की घटना खुद में खतरनाक और सीरियस है। यही वो ढाई फ्रंट वॉर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कई जगह सोशल मीडिया पर आप ये पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि इस देश में इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से, ये सरकार का फेलियर है। अब देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन एक सच्चाई, रियलिटी ये भी है कि देश में अमोनियम नाइट्रेट निकाल लेना कोई इतना कठिन काम भी नहीं है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर में मिलता है। यही वजह है कि ये इतनी आसानी से एक्सेसिबल है, अवेलेबल है। इसके बावजूद इसे आरडीएक्स में बदलने के लिए कई सारे और एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जिनको पाना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट मिला है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की बात हमारी पॉलिटिकल क्लास में भी है। भारत की राजनीति में चुनाव जीतना एक प्रमुख लक्ष्य होता है, लेकिन कभी कभी इसकी कीमत देश की सुरक्षा और स्टेबिलिटी को चुकानी पड़ती है। राजनीतिक दल और नेता चुनावी सफलता के लिए अक्सर ऐसे मुद्दों को भुनाते हैं जो देश की एकता या सुरक्षा के बजाय उसे नुकसान पहुंचाते हैं। चुनाव जीतने के लिए ये नेता देश हारने को तैयार है। ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं के लिए देश की भलाई से बढ़कर केवल सत्ता की जीत मायने रखती है। ऐसी पॉलिटिक्स देश के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि इसमें लंबे टाइम तक नेशनल इंटरेस्ट की बजाय पार्टियां और नेता खुद को तवज्जो देते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार को निशाना बनाने में 1 घंटे की भी देरी नहीं की गई। कई पत्रकारों ने तो यह भी लॉजिक दे दिया कि बिहार चुनाव जीतने के लिए क्या यह खुद से कराया गया काम है। अब इन झंडू लोगों को कौन समझाए कि सुबह होने से पहले बांग नहीं देना चाहिए, वरना मोहल्ला पीट देता है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सोचने की जरूरत है। सोचिए, जिस एसआईआर की जरूरत देश को इतनी ज्यादा थी कि हर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले अगर सरकार पाकिस्तानियों को देश से निकालने का आदेश नहीं देती तो पता नहीं चलता कि एक ही बांग्लादेशी परिवार के 10 मेंबर्स इस देश में रह रहे हैं। एक पाकिस्तानी हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है और सरकारी बाबू बनने की वो तैयारी कर रहा था। अरे, एक बीएसएफ जवान की बीवी तक पाकिस्तानी निकली। ऐसे में हमारे देश की पॉलिटिकल क्लास इस बात को नहीं समझ रही कि मामला हमारे लिए कितना खतरनाक है। इस पूरे आतंकी हमले में कश्मीर का भी एक एंगल निकल कर आ रहा है। पुलवामा से कश्मीर पुलिस जिस आतंकी को ढूंढने के लिए फरीदाबाद तक पहुंच गई, इस पूरे मॉड्यूल में कश्मीर का एंगल सबसे बड़ा है। सोचिए कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस देश में 10,000 से 12,000 कश्मीरी छात्र बांग्लादेश में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ डॉक्टर्स का पूरा मॉड्यूल आतंक में पकड़ा गया है, ये चीजें मामले को और ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनाती? बताइए, दुनिया में अब आतंकवाद अपना रूप बदल रहा है। केमिकल वेपन, हाइब्रिड वॉरफेयर और विमेन विंग, ये बताता है कि आतंकवाद अब केवल ट्रेडिशनल हथियारों या हिंसक हमलों तक ही सीमित नहीं रहा। आतंकवादी संगठन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद में पकड़ा गया आतंकी केमिकल वेपन का खतरा बढ़ा रहा है, जो न केवल बड़ा नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में डर और अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी की लहर भी पैदा करता है। साथ ही साथ हाइब्रिड वॉरफेयर, जो साइबर, कम्युनिकेशन वॉर और सोशल मीडिया के माध्यम से मेंटल और सोशल टेंशन बढ़ा रहा है। यह आतंकवाद की नई दिशा है। आतंकी समूहों ने अपने विमेन विंग को भी एक्टिव कर लिया है, जहां महिलाएं न केवल एक्टिव लड़ाकू के रूप में बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन और प्रभावित करने वाली स्ट्रैटेजीज में भी लगी हैं। स्लीपर सेल, हनी ट्रैप और सोसाइटी में आम लोगों जैसा बनकर ये जरूरी लोगों, जरूरी जगहों और खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करेंगी। ये विमेन विंग आतंकवाद के मॉडल को और भी जटिल और खतरनाक बनाती है। निश्चित रूप से इसमें फॉरेन फंडिंग लगी हुई है। आतंकवादी संगठनों के लिए फाइनेंशियल हेल्प उनकी बुनियादी जरूरत होती है। विदेशी फंडिंग के जरिए वो अपनी एक्टिविटीज को न केवल जारी रख पा रहे हैं बल्कि उसे और व्यवस्थित भी कर पा रहे हैं।
पाकिस्तान इस पूरे आतंकवाद का वो एपिसेंटर है जिसको अमेरिका और बाकी गल्फ देश अपनी फिदाइन फौज भेजने के लिए बचाए रखते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना पैसों की खातिर अपनी मर्सिनरी फौज को अलग अलग इलाकों में भेजकर दूसरे देशों का काम पूरा करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इजराइल में दिखा। सोचिए कि जिस देश के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट लागू नहीं होता और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जिस देश को मान्यता भी नहीं मिली है, आज पाकिस्तान की अपनी फौज उसी इजराइल की धरती से फिलिस्तीन भेजी है ताकि वो वहां छिपे हुए हमास के आतंकियों को मार सके, क्योंकि इजराइल अब अपने हाथ इसमें गंदे नहीं करना चाहता। खुद अमेरिका के साथ हमास और इजराइल की डील में यूएस और इजराइल की इस बात पर अनऑफिशियली सहमति बनी थी। कई विदेशी राज्य और सीक्रेट एजेंसीज अपने स्ट्रैटेजिक हितों के लिए आतंकवादी समूहों को सपोर्ट करती हैं। भारत के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि पाकिस्तान में कई आतंकी नेटवर्क पड़ोसी देशों के सहयोग से एक्टिव है। इस विदेशी मदद के चलते आतंकवाद का दायरा और प्रभाव बढ़ता है, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है। वर्ल्ड स्टेज पर भारत इस चैलेंज से निपटने के लिए लगातार अपने कूटनीतिक और सिक्योरिटी एफर्ट्स को मजबूत कर रहा है। अब एक सबसे सीरियस बात, दिल्ली में जो घटना हुई है वो एक हिंट देती है कि आने वाला टाइम हम सब के लिए और खासकर हमारी खुफिया एजेंसीज के लिए चैलेंजिंग है। जिस तरह का टेरर मॉड्यूल और स्लीपर सेल नेटवर्क यहाँ पकड़ा गया है वो सच में डराने वाला है। कई लोग कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने यहाँ से स्लीपर सेल्स भगाए हैं, हम क्यों नहीं भगा सकते, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारा सोशल फैब्रिक अमेरिका जैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि अमेरिका ने जिस सिक्योरिटी मेजर्स को लिया है, अपनाया है, अगर ऐसा हमारे देश में हो जाए तो खुद इस देश की एक बहुत बड़ा सेक्शन, एक बहुत बड़ी जनता उसमें सरकार को ही दोष देगी। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह की चेकिंग अमेरिकन एयरपोर्ट्स पर होती है वो प्रोटोकॉल हमारे देश में काफ़ी लीनियंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए, लेकिन अमेरिका जाने वाले लोगों को ये पता है कि वहाँ के सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं। सब मिलाकर एक देश के तौर पर हमें ये डिसाइड करना है कि हम क्या आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब अफवाहों का बाजार भी गर्म रहेगा। अब हर वो काम होगा जिससे इस देश की स्टेबिलिटी को हिलाया जा सके। हम ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। बताइए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। ऐसे ही है यार, जितने मुंह उतनी बातें आप तो बनी हुई हैं कि यार कोई बंदा एक अपनी एक राय दे रहा है कि ये हो गया, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, वो लोगों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये एक मतलब कि पागलों जैसी बातें लोग करते रहते हैं, उसमें कोई शायद नहीं। कोई तो भाई एक इलेक्शन का एंगल दे रहा है कि बिहार में इलेक्शन है, इसकी वजह से भाई गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि हमारे ही एक मतलब के राजधानी है ना जो दिल्ली, उसमें हम भाई ब्लास्ट वगैरह करवाते हैं और लोगों को, एक मासूम लोगों को मरवाते हैं, जो कि सबसे एक घटिया एंगल है। ऐसा कोई भी नहीं करता। उधर भाई हमने कितनी दफा देखा है इलेक्शन, अच्छा अगर ऐसा होता तो बड़े इलेक्शन में कोई सीन कर लेते या होता। ये तो बस ना समझने वाली बातें और ऐसे लोग कर देते हैं। बाकी अगर बात करें ना नेटवर्क की, ओपनली ऐसे गवर्नमेंट कभी भी नहीं बताती कि उसका लिंक किधर से जुड़ा हुआ था। उसका ये लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन होती है जो एक मीडिया तक चलती है या एक मीडिया हमें दिखाता है, लेकिन इंटरनली जो चीजें एक तेजी से चल रही होती है ना वो किसी को नहीं पता। अगर इसमें कोई कंट्री मुलव्वस है तो उन्होंने ओपनली नाम नहीं लेना, उन्होंने भाई कार्रवाई करनी है और सारी चीजें करनी। लेकिन इसमें भाई सबसे ज्यादा इधर दोष दिया जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भाई पता नहीं हम किसके राज में है, क्या ये हमारे देश का बनेगा। ये हमारे लिए चीज एक बहुत नुकसानदेह है। डेली कोई ना कोई ऐसी चीजों में हम मतलब के जा रहे हैं जिससे एक पीछे हटना बहुत एक मुश्किल काम होता जाता है और लोग उसके पीछे एक धड़ाधड़ लगे हैं। अब ये वाकया हुई है, जैसे भी वाकया हुआ है ना पाकिस्तान में, जितने भी मतलब के एक इंडिया में दहशतगर्द करार दिए थे भाई, इन्होंने ओपनली उनको बोला है कि आप निकलो, मतलब कि एक मीटिंग में जाओ, एक ओपनली एक अपना जो भी एक वीडियोस वगैरह बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। तो वो एक ये चीज कर रहे हैं। रात को मैं ट्विटर पर वीडियो दे रहा था कि कोई जैश ए मोहम्मद का भाई इधर मतलब के लीडर था या कोई मेंबर था, वो भाई गाड़ी में खुला घूम रहा था, उसके साथ स्कूटी थी। तो ये चीज ना काफी एक मुल्क को पीछे रख देती है। हम पहले ही मतलब के काफी चीजें फेस कर रहे हैं कंट्री में, एक गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाकी ऊपर से ये जो चीज है ना, ये पीछे एक धकेलने वाली, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको तो भाई कोई नुकसान नहीं होगा, उनका एक मतलब के 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। लेकिन ये आम लोगों के लिए ये चीज बहुत एक नुकसानदेह है, जो कि ज्यादा जो है ना ये सैड न्यूज थी। जिस तरह मैंने इंट्रो में बोला कि मुझे कैजुअलिटीज का आइडिया नहीं है, लेकिन आरजे रौनक ने कहा कि जब तक वो ये
वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तब तक 8 कैजुअलिटीज जो है वो बता चुके हैं। इस टाइम पे ना जो मीडिया होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने थोड़ा चेक करने की कोशिश की थी कि यार क्या सीन चल रहा है, लेकिन आप यकीन करो मैं जो पेज खोलती थी ना, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार यकीन जो है ना वो किसका करें। अच्छा, और अभी यही न्यूज़ जो है वो चल रही थी, हम लोग सुन रहे थे, तो यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो है ना वो एक हमें यहाँ पे भी एक जो है ना वो खुदकश हमले की एक न्यूज़ मिली है। और उसमें 12 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए और 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हैं। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ से आते हैं और ऐसा मतलब लोगों का क्या धर्म है, वो क्यों इस तरह से करते हैं, क्यों लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तो कहती हूँ एक एक जान इतनी कीमती होती है, ना वहाँ वाले महफूज है ना यहाँ वाले महफूज है। और अभी तो हम जस्ट वो ब्लास्ट तक थे ना, लेकिन आरजे रौनक ने जो सारी डिटेल्स बताई, जो उनके प्लान बताए, जो जो चीजें उनके पास से मिली हैं, अगर वो ना पकड़े जाते तो ये बात कहाँ तक जो है वो जा सकती थी। तो ये तो मुझे सोच के मतलब वो इतना डर लग रहा था और ऐसी गूज़बम्स वाली सिचुएशन हो रही थी कि मैं कह रही थी कि शुक्र है कि यार ये पकड़े गए हैं, वरना अब आप देखो कि जो उन्होंने सिचुएशन बताई है कि सिग्नल पे आके गाड़ी रुकी, आप देखो उसके इर्द गिर्द बिल्कुल आम लोग हैं। ये तो थी दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की स्टोरी। कह नहीं सकते पूरी स्टोरी है, लेकिन कुछ ना कुछ आरजे रौनक ने जैसे कि इंफॉर्मेशन दी है और कनेक्शंस बन रहे हैं यार इस स्टोरी के, दिल्ली ब्लास्ट के 15 डेज पहले अरेस्ट किए गए थे टेररिस्ट और उनसे मिलती जुलती लग रही है, क्योंकि वहीं पे जो गाड़ी है वो उसी शहर के बंदे को बेची गई है लास्ट पे, जिसका नाम है तारिक। तो ये तो अब नहीं कह सकते कि वो उसने किया है या वो डर गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पे, हम कोई, लेकिन जितना अगर हम लोगों ने देखा है, हमें यही फील हो रहा है कि शायद उसके साथी थे, वो पकड़े गए, और क्योंकि हाँ कनेक्शन तो था, तभी ब्लास्ट किया गया है और शायद खत्म कर लिया उसने अपने आप को ब्लास्ट में, या क्या सीन है वो नहीं पता। वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट वहाँ पे होना नहीं था, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे, तो वो बंदा पैनिक कर गया कि कहीं पे वो मतलब सस्पिशियस हो गया वो पर्सन के, भाई वो पकड़ा जाएगा ये वो। तो इस भागम दौड़ी के चक्कर में जो है वो दिल्ली लाल किला वाली साइड पे ब्लास्ट हुआ। तो और काफ़ी ज़्यादा यार बात की जाए तो डेथ्स हुई हैं और अभी सही काउंटिंग भी नहीं बताई जा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ऐसी खबर है जिसको न्यूज़ चैनल्स जितना हो कम बताते हैं, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता पीपल्स की, कितने लोग मतलब डेथ हुई है और इंजर्ड। यार अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले तो क्या हुआ था, पहलगाम हुआ था तो फौरन पता लग गया था पाकिस्तान की तरफ से, फिर हमले शमले हुए जो भी। लेकिन यार देखो सीधी सी बात है, युद्ध इतना इजी भी नहीं है कि भाई साहब ऐसी लड़ पड़े दो देश, और एक तरफ मुश्किल हो जाता है, दो तरफ तो बहुत ही मुश्किल है। दो तरफ हमारे जो पीएम बोल रहे टू फ्रंट वॉर बहुत मुश्किल होगा। इंडिया भाई एक तरफ है, चलो अफगानिस्तान का तो समझ आता, एक और तरफ भी अगर अफगानिस्तान जैसा एक और देश भी एक तरफ होता तो फिर भी समझ, ईरान और तुम अगर होते ना अफगानिस्तान दोनों, तो तब भी हम कर लेते। ऑपरेशन 2.0 इज कमिंग यार, और भाई साहब डर का माहौल है। पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग्स बैठा ली गई हैं भाई, हमारे मतलब के गश्त जहाज़ों की चल रही है वहाँ में, लेकिन दोनों साइडों से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मुझे जो सीधा मैं इधर बात बोलूँगा, मुझे जहाँ तक डर है एज एनालिस्ट के, भारत इस टाइम नेवी से हमला करेगा। बिल्कुल भारत एयरफोर्स को अपना नहीं उड़ाएगा, ना ग्राउंड आर्मी से कुछ कराएगा, वो नेवी से ही अटैक करेगा। बिल्कुल उन्होंने बोला हुआ है वजह 2.0 जो शुरू हो चुका है, क्योंकि किसी टाइम तभी तो पाकिस्तान में इस टाइम इमरजेंसी आ चुकी है, मीटिंग्स हो रही हैं यहाँ पर, मतलब कि सोचा जा रहा है कि भाई साहब भारत युद्ध करेगा तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। अब ये इट्स हाई टाइम की मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और एडवांस होना पड़ेगा। नो डाउट हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, बहुत डे इन डे आउट ऐसा थैंकलेस काम करते हैं, मतलब जिसको हम तक पहुंचते भी नहीं बात है कि क्या क्या क्योंकि उनका वो काम नहीं है कि वाहवाही लूटना या फिर अलग टाइप की वो थैंकफुल लोगों से बुलवाना कि भाई देखो हमने इस महीने 50 हमले रुकवाए हैं, ये लोग थे, ये हीरोज हैं, इनके लिए क्लैपिंग करो। उनका वो काम नहीं है, उनका काम है आपकी रक्षा करना डे इन डे आउट, और बहुत थैंकलेस जॉब होती है। लेकिन हम इतने जाहिल हो चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भैया बस जजमेंट करते ही क्या है, ये सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए इस चीज को, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कितने कितने दिन अपने घर वालों से दूर रहता है, कौन फौजी किस हालत में आपके लिए रक्षा कर रहा होता है, पेट में दर्द है कुछ, लेकिन अगर ड्यूटी है उसको परफॉर्म करनी है। आप
तो ये थी गाइस आज की वीडियो आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक ने इस वीडियो में जो बताया है तो बातें तो सही बताई है आरजे रौनक ने कि जो हमारे यहाँ की सिक्योरिटी है वो अमेरिका जैसी नहीं है। हमें लोग सही बात है कि यहाँ पे कुछ अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एजेंसीज की तरफ से कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट चीज़ें लाई जाती हैं तो वो हम ही लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादा लोगों का माइंडसेट यही बन चुका है कि जो भी चीज़ें आएँ या कोई भी चीज़ ऐसी है जो बहुत इजी हम ऑपरेट कर पाएँ, इजी कर पाएँ, या कहीं हम जा रहे हैं चाहे वो रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे ये होता है कि हम इजीली वहाँ पे जाएं, टिकट दिखाएं और सीधा एंट्री मिल जाए। वहाँ पे भी हम चेकिंग के लिए मतलब बहुत प्रिपेयर नहीं करते कि हमें, अगर वो तो मजबूरी है कि अगर चेकिंग है तो करवा के जानी पड़ रही है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कर देती है तो वहाँ पे भी हम ऐतराज़ करने लग जाते हैं। तो बाकी हमारे यहाँ आजकल पैसे, जैसे पैसा कमाने के लिए किराए पे किसको घर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो इतना वेरिफिकेशन होता नहीं है। ठीक है, अगर सरकार करती भी है कि हाँ चलो ठीक है, किसी वैसे भी अब कर दिया है कि अगर किसी को किराए पे घर दे रहे हो तो उसका रिकॉर्ड जो है लोकल पुलिस स्टेशन में देना पड़ता है। तो उसको कई लोग फॉलो भी नहीं करते कि वो नहीं देते, वो कहते हैं हमने किराए पे चढ़ा दिया। कई लोग आते हैं बोलते हैं भैया 2 महीने के लिए चाहिए तो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनाते, ठीक है, उनको दिला देते हैं। अच्छा, कोई जान पहचान का बंदा लेके आता किसी और को वो दिलवा देता किराए पे घर, वो जो है ये घर देने वाला बंदा वेरिफिकेशन नहीं करता कि जो ये मेरा, यानी मैं इसको जानता हूँ ना कि उसको जानता हूँ। बाद में पता चलता है वो कांड करके चला गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। और सबसे बड़ी बात अभी जैसे आरजे रौनक बता रही थी, बहुत खतरनाक चीज़ है कि कश्मीर के काफ़ी ज़्यादा जो अभी लड़के हैं वो MBBS करने बांग्लादेश गए हैं, जबकि हमारे यहाँ बांग्लादेश से बहुत हाई लेवल की एजुकेशन है, हमारे यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो ये लोग बांग्लादेश ही क्यों जाते हैं? बांग्लादेश में इस समय आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का वहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश में, जब से मोहम्मद यूनुस आया है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें चाइना भी हमें बैकवर्ड बैक पे धक्का मारने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं होता, लेकिन फंडिंग वगैरह वो भी करता है हमारे यहाँ की ऐसे इंसर्जेंसी भारत के अंदर, वो भारत की डेवलपमेंट को, ग्रोथ को थोड़ा कम किया जा सके। तो ये जो देश हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जो भारत की तरक्की को नहीं देखना चाहते और इस तरह करते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ जो घर के लोग हैं जो रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ के गद्दारी भी इसी देश से करते हैं। तो ऐसे लोगों की भरमार है हमारे यहाँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों की जैसे कहते हैं कि चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन अब एक दिन में कहो चेंज हो जाएगी तो नहीं होगी। हाँ, आने वाले मुझे लग रहा है 10, 15, 20 साल, 25 साल लगेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। और धीरे धीरे 1947 से यहाँ तक परिवर्तन हुआ तो आगे भी होगा। लेकिन हमारे देश को कोई चीज़ अगर जैसे गवर्नमेंट स्कीम लागू करती है तो हमारा ही एक देश है जहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद हमें उसकी ऐड चला के या उसकी ट्रेनिंग दे के लोगों को जाकर बतानी पड़ती है, आदत डलवानी पड़ती है कि भाई तुमने ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो उसमें भी कई साल लग जाते हैं। तो लेकिन जो अमेरिका जैसे देशों की बात कर रहे हैं तो वो बहुत डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पे अगर जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है, जो चीज़ लाती है, तो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। हमारे यहाँ करते नहीं, हमारे यहाँ मजबूरी में गवर्नमेंट स्कीम भी लाए और उसको अडॉप्ट भी करवाती है। और उसको अडॉप्ट करवाने के लिए मतलब बहुत सारे तकड़म अपनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके जितनी बात करी जाए उतना कम है। आप लोग जो ऐसे इंटरनेट, सोशल मीडिया या इन चीज़ों से जुड़े हैं वो इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो चीज़ें आरजे रौनक ने इस वीडियो में बताई हैं कि आप लोग इससे एग्री करते हो कि नहीं करते। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अगर पसंद आई होगी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।